अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लितल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, बात करेंगे दो रियासतें, दो माएँ, दो कहानियाँ। इसके बाद बात करेंगे कि मुल्क के अंदर जो अजाब, आजमाइश, मुश्किलात और महंगाई आती है, इसके असल में ज़िम्मेदारान कौन हैं। और इसके बाद शरीफ ख़ानदान जो है अब आने वाले दिनों में कितना मुश्किल का शिकार होने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह के कौल का मफ़हूम है कि मुआशरा या रियासत कुफर पे तो चल सकती है, जुल्म पर नहीं चल सकती। अब आपने खुद ही दो रियासतों का मवाजना करना है कि एक सिख बाय ब्लड जो है वो इंडियन है, लेकिन उसकी नेशनैलिटी जो है वो कनेडियन है। उसका कत्ल हुआ 3 माह पहले और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अभी G20 जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो जस्टिस ट्रूडो साहब ने जब मुलाकात की नरेंद्र मोदी से और कहा कि इस तरह जो कत्ल है इसके शक व शुबहात जो है वो इंडिया तक आकर मिलते हैं, तो लिहाजा आप हमारे साथ कॉपरेशन करें। तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने अपना सख्त रवैया अख्तियार किया और उस सख्त रवैये की बुनियाद पे कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये इस बात का अंदाज़ा लगाया कि इसके अंदर स्टेट भी मुलविस हो सकती है। और फिर उनकी सुपर वन एजेंसी ने, जिस तरह हमारे नंबर 1 पे और ISI है, इस तरह उनकी भी एक नंबर 1 पे एजेंसी है, उन्होंने प्रॉपर इस एंगल से फिर इन्वेस्टिगेशन की और इसके अंदर ये मुलविस पाया गया कि वो जो सिख साहब थे वो खालिस्तान तहरीक के एक सरगर्म रुकन थे और उनका कत्ल जो है वो रा ने प्लान किया था। और उसके अंदर जो इंडियन हाई कमीशन है, जो फॉरेन ऑफिस है कनाडा के अंदर, वो मुलविस है और वो रा का ट्रेंड ऑफिसर है। जब इस बात का उनको शक व शुबा हुआ, उसके ऊपर फिर उन्होंने इस बात की इन्वेस्टिगेशन की और जब ये बात सच साबित हुई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर स्पीच की और स्पीकर और अवाम को जो है वो एतमाद में लिया और वहाँ से उसके बाद अपना जो एम्बेसडर है वो इंडिया से वापस बुलाया और इंडियन एम्बेसडर को या हाई कमिश्नर को कनाडा से इंडिया भेज दिया। बात यहाँ तक नहीं रुकी। इसके बाद क्या हुआ कि जस्टिन ट्रूडो ने इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की और एतमाद में लिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिर दीगर ममालिक को अपने साथ मिलवाया और इंडिया के खिलाफ एक अच्छा खासा, यानी कि प्रोपेगेंडा तो नहीं कह सकते, प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड किया, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये हमारी सॉवरेनिटी, खुद मुख्तियारी के खिलाफ है। इस तरह से तो कोई भी साजा माजा उठ कर हमारे खिलाफ बहास खोल देगा और हमारी सॉवरेनिटी यानी कि खुद मुख्तियारी को नुकसान पहुंचाएगा। इस चीज़ को उन्होंने नेशनल इशू क्रिएट किया और उसके बाद उनके पूरे डिपार्टमेंट इसके ऊपर लग गए। इसी के बरक्स एक कहानी अरशद शरीफ साहब की है कि कीनिया जो दुनिया का गया गुजरा मुल्क है, वहाँ पर हमारे एक साबका आर्मी मेजर के लख्ते जिगर अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया और हमारे इदारों, हमारी हुकूमत की तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। अब अगर मुकाबला किया जाए या कंपैरिजन, मवाजना किया जाए कनाडा का और इंडिया का, तो इंडिया इंतहाई ताकतवर मुल्क है बानिस्बत के कनाडा के, क्योंकि इंडिया इस वक्त चौथी बड़ी सुपर पावर है और तीसरी बड़ी सुपर पावर बनने वाला है और कनाडा टॉप 10 के अंदर नहीं आता। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए इंडिया के साथ जंग छेड़ दी सफारती महाज पर। और अगर हमारी तरफ देखा जाए तो हम कीनिया से 70 गुना दर्जे बेहतर हैं। हमारी आर्मी, हमारी एजेंसियां, हमारे इदारे, हमारे लोग इंतहाई दानश्वर और जीरक हैं, लेकिन फिर भी हम इस तरह के केस के ऊपर तवज्जो नहीं कर सके। ये तो खैर एक बात थी। दूसरी तरफ हमारे मौलवी आए दिन जो है वो इस बात को कोसते रोते होते हैं कि आवाम के गुनाहों की वजह से महंगाई, अजाब और मुसीबतें हैं, लेकिन जब कुछ चीज़ थोड़ी सी भी बेहतरी आए तो हुक्मरानों की जो है वो ताजपोशी या पोशी करने से मतलब आप समझ गए हैं कि बाज नहीं आते। लेकिन अगर हम तारीख का मुताला करें तो जो हमान था फ़िरौन के दौर सल्तनत के अंदर, वो भी जब फ़िरौन महंगाई करता था, जुल्म और सितम बढ़ाता था, तो वो कहता था कि खुदा की तरफ से ऐसे, क्योंकि वो भी मुफ्ती, मुल्ला, मौलवी, पंडित,
پوپ جو مرضی کہہ لیں، وہ اس وقت فرعون کی سلطنت کا ایک مذہبی پیشوا یا رہنما تھا، وہ بھی اسی طرح کرتا تھا، اور ابو جہل کے دور میں بھی عتبہ اور شیبہ میں سے ایک شخصیت اسی طرح کرتی تھی، اور آج کے جو لوگ ہیں وہ بھی ویسے کر رہے ہیں۔ لگتا کچھ یوں ہے کہ فرعون کی نسل سے فرعون حکمرانی پر ہیں، اور عتبہ شیبہ اور حامان کی نسل سے یہی لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اب جس طرح شہباز شریف صاحب آئے اور 2 دنوں کے بعد انگلینڈ واپس جا رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر پاکستان سے برطانیہ جانا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ جسٹس بندیال صاحب کی طرف سے جو کالعدم قرار دیے گئے تھے قوانین، اس کے بعد کیسز وہیں سے سٹارٹ ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں میں جس طرح راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، یوسف رضا گیلانی ہیں، زرداری صاحب اور باقی لوگ، اس طرح نون لیگ کے اوپر بھی ویسے کے ویسے ہی کیسز کھل جائیں۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کے اوپر شکنجہ سخت کیا جا رہا ہے، اور وہ پاکستان چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو اکتوبر کے اوپر یہ جو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں، وہ صرف یہی ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ ناظرین، آپ کو کون سی بات کس اینگل سے سمجھ آتی ہے، کیا لگتا ہے، کمنٹ باکس میں لازمی منشن کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔